ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज ना ये एक अजीब डिफरेंट बात थोड़ा सा गूगल में मुझे इसकी एप्लीकेशन ढूंढती है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अ, अ, लेकिन जब अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी कि टिश्यू कल्चर के अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं। अगर आपने टिश्यू कल्चर के थ्रू नई वराइटीज डेवलप करनी है, आपने नई इनोवेशन लेकर आनी है, तो उसके लिए आपको इस बेसिक ये जो है ना, ये वाला जो है ना पार्ट, आपने मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अच्छा चलिए मैं आज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। डीएनए से इकरा नाम आपका, इकरा ना? ओके। अच्छा, ये दुनिया की जो है ना, पूरी दुनिया, उस दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? माइक्रोब्स आते हैं, फंजाई आती है, नीमाटोड आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई आती है, एल्गी आती है। ये सारे मसला पड़ जाता है। ओके। अच्छा, ये है कि दुनिया की तमाम जानवर जो है ना, उनके अंदर सेम तरह का ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने बताया था कि स्टिमुलस आता है कहाँ पे? अच्छा, जो स्टिमुलस है वो चेंज इन द एनवायरनमेंट, चेंज इन द इन्वायरमेंट। अच्छा, उस स्टिमुलस से क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आने की वजह से क्या वहां यहाँ पर एनवायरमेंट को चेंज आई। अच्छा, विद इन अ सेल वो सिग्नल आया, अगर बाहर कोल्ड है तो अंदर कैल्शियम आइंस आ गए। क्या आ गए? कैल्शियम आइंस आ गए और वो इनसाइड द सेल आ गए, ठीक है। अच्छा, जब ये कोल्ड आएंगे तो ये जहां पर जिसका अभी क्लास आई है, आपको पता लगे कि 12 बजे क्लास है तो बाहर से स्टूडेंट अंदर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिग्नल आ गया, क्या आ गया? सिग्नल आ गया। यहाँ पर एक मैं एक प्रोटीन हूँ, अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया? ठीक है। अच्छा, अब ये सिग्नल है ना, ये सिग्नल जाते हैं फिर न्यूक्लियस तक। कैस्केड्स, कैस्केड्स किसे कहते हैं? सीरीज ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं। कैस्केड कहते हैं सीरीज को। कैस्केड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन फैक्टर यहाँ पर इसने कैल्शियम को सिग्नल को रिसीव किया है, वो प्रोटीन एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस के बाद कहाँ तक जाती है? न्यूक्लियस के अंदर जाती है, के अंदर जाती है। अब जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो वो उस जीन के एक्सप्रेशन को इनहांस कर देती है, उस जीन के एक्सप्रेशन को इनहांस कर देती है। जब हमने जीन का एक्सप्रेशन इनहांस कैसे होता है, क्वेश्चन ये है। ये बच्चे, वो जीन क्यों एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है? बाहर की तरफ एनवायरमेंट बनता है और वो एनवायरमेंट के सिलसिले में वो जो जीन है ना, वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पर मैंने ना एक ये बनाई हुई है जीन स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर आप आए, जब जीन है ना, जो जीन उसके 3 पार्ट होते हैं। और कौन से? ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है, ये ओपन फेज। यहाँ पर होता है स्टार्ट कोडॉन, यहाँ पर होता है स्टॉप कोडॉन, यहाँ पर कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, जी बॉक्स,
और फिर जी ट्रिपल ए बॉक्स, फिर सी टी सी, जी टी जी बॉक्स, आटा बॉक्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स आर। ये क्या होते हैं? इसको हम एलिमेंट्स, ये होती है डीएनए की सीक्वेंसेस ही है। ये भी डीएनए की सीक्वेंस है, ये भी डीएनए की सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये सारी डिफरेंट डीएनए की सीक्वेंसेस है। अच्छा, जो दुनिया के तमाम ओपन एंडिंग ट्रेड है वो एटीजी से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टॉप होते हैं, स्टॉप उड़ान से। ये स्टॉप उड़ान है, ये स्टार्ट उड़ान है। स्टार्ट और स्टॉप उड़ान के दरमियान में जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। इसके आगे ये टेल लगी हुई है, वो भी थोड़ी सी ट्रांसक्राइब हो जाती है, लेकिन वहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाता है क्या? मैसेंजर आरएनए का बनना। लेकिन ये स्टार्ट से स्टॉप उड़ान तक जो चीज आरएनए बनाती है उसे हम कहेंगे आरएनए का मिस्त्री। उसी का कहेंगे आरएनए। उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या करता है? अच्छा, ये आरएनए पॉलीमरेज कब इस जगह से आरएनए बनाएगा जब उसको यहां से सिग्नल जाएगा। कहां से सिग्नल जाएगा? यहां से कब सिग्नल जाएगा? जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहां पर आके बाइंड करेंगे। ले लगी समझ? बाहर से स्टिमुलस आया, वो उसने अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट किया। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए में गया न्यूक्लियस के अंदर, वहां पर यहां पर उसके। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये जो है ना मार्कर, इसके साथ भी यही बाइंड कर सकता है ना। ये मार्कर इसके साथ कौन सा बाइंड कर सकता है? यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बाइंड ही कर सकेगा। या किसी और के साथ ये बाइंड। इट मीन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इसकी जो बाइंडिंग साइट है, जो भी डीएनए की सीक्वेंस होती है, उसका आपस में होमोलो होमोलॉजी होना लाजमी है। उनका आपस में सिमिलर, या उनकी आपस में की जिस तरह की लॉक एंड की मेथड है, हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। सिर्फ वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा जो रिक्वायर्ड होगा, जो उसके साथ बाइंड करेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? यू गॉट माय पॉइंट ना? अच्छा, अब ये काम सारा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा, ये नहीं करेगा। ये करने के बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, फिर उसको सिग्नल मिलता है तो वो डीएनए से आरएनए बनाना शुरू करता है। फिर आरएनए से बनती है प्रोटीन, और वो प्रोटीन फिर एक ऐसे एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि सेल के इर्द गिर्द जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और पौधे को कोल्ड के स्ट्रेस से बचा लेते हैं। पौधे को कोल्ड की स्ट्रेस से बचा लेते हैं। अच्छा, यही सारा काम ऐसे ही होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, जैसे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट भी बैठी है, चाहे माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया फंजाई है, चाहे वो एलजी है, चाहे वो निमाटोड्स है, चाहे वो ह्यूमंस है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो ऑल विल फॉर्म, क्या करेंगे कि वो इसी तरह ही। फर्ज किया अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमने ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आई, ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आई। ऑक्सीजन क्या करेगी? एक ए आर एफ, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको एक्टिवेट करेगी। ये न्यूक्लियस में जाएगा, यहां पर ये इसका जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जीन्स होंगे, जो दे लो, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जीन्स होंगे, ये उनको साथ जाकर उन्हीं के एलिमेंट्स के साथ, इस होमोटॉप के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? सिस एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स।
इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांस एलिमेंट्स क्या कहते हैं इसको? अच्छा, सिस और ट्रांस में फर्क क्या होता है? आप कहाँ के रहने वाले? पत्तों की आप भावल नगर, तो उसमें आप हाफिजाबाद आप। अच्छा, अब ये देखो ना, ये जो है ना शाजिया सिद्दीकी, शादी है ना, ये है लाहौर की। आप बचे, आप शाहपुर। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जो लाहौर में पैदा हुए और लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को कहेंगे हम लोकल स्टूडेंट या सिस स्टूडेंट। क्या कहेंगे? अब ये जो सिस है ना, ये बिल्कुल ओपन के साथ है, साथ साथ उधर ही पढ़ रहे हैं, उधर ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई बावलपुर नगर का, चिश्तिया का, कोट राधा किशन से या किसी डिफरेंट इलाके से आते हैं लोग, उसको आप क्या कह देंगे? ट्रांस। उसे क्या कहेंगे? अच्छा, अब ये देखो, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन आई कहां से है? साइटोप्लाज्म से। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि आई कहां से है? वो दूर साइटोप्लाज्म से काम कहां कर रही है? आगे न्यूक्लियस के अंदर है। इस चीज को कहेंगे ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या करती है कि एक इलाके को से दूसरे इलाके में चीजों को पहुंचाती है। ट्रांस का मतलब है दूर, सिस का मतलब है लोकल। अच्छा, लेकिन वो दूर वाला बंदा सिस के साथ मिलकर एक कंपैटिबल इंटरेक्शन करता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो डीएनए से आरएनए बनाना। अच्छा, इस तरह जीन एक्सप्रेस होता है। दुनिया का कोई भी जीन इस तरह एक्सप्रेस होता है। उसको एक खास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का किस रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड होना। जब वो बाइंड हो जाए, फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो स्टार्ट देकर स्टॉप डालकर एमआरएनए बना देता है, एमआरएनए प्रोटीन बनती है और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अच्छा, इट मींस दैट जब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम ऑक्सीजन द साइटोकाइनेज यूज करते हैं या डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं, वो एक्चुअली आकार क्या करते हैं कि दे जस्ट एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसके अलावा कोई काम नहीं होता। बाकी सारा काम प्लांट की जो है ना इंटरनल मशीनरी का है। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से वो जीन्स जो एक्सप्रेस होंगे, वो जीन्स जाके प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करवाएंगे या सेल एलोंगेशन करवाएंगे। वो सारा काम कौन करेंगे? वो जीन्स होंगे। लेकिन इनका काम क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम क्या होता है? दे एक्चुअली इनिशिएट द, एक्चुअली वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना, बस ये ऑक्सीजन है ना, एआरएफ, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि इधर साइटोप्लाज्म में पड़ा है। इसके साथ एक और प्रोटीन होती है जिसे ऑक्स आई ए प्रोटीन कहते हैं। इसने इसको बाइंड किया होगा। पर क्या हम दोनों बैठे हैं, आप उसमें तक काम नहीं कर सकते जब तक ये आपके साथ है। बाहर से आता है तो एक बंदा इसको मार देता है। अब आप बदलाओगे, अब आप काम करेंगे, आप उसमें भी जाएंगे जाकर। ऑक्सीजन का काम होता है कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाती है। एक्चुअली वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करवाती है, लेकिन उसका काम क्या है? मारना। उसका काम क्या है? मारना। पहला काम उसका क्या है? दे स्टार्ट विद मर्डर, वो इस प्रोटीन का मर्डर करता है। इसके बाद से ये वाला जो प्रोटीन है, ये एक्टिवेट होती है, ये फिर यहाँ पर जाती है, यहाँ जाके बाइंड करती है इसके साथ, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट के साथ। फिर आरएनए पॉलीमरेज यहां से आरएनए बनाना, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? और इसे सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा आप पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। यहां तक समझ आइए बच्चों? क्लियर? ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना, आपको बड़ी समझ आ जाएगी। अच्छा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट
that is kind of flow of genetic information within a biological system. This framework primarily refers to DNA, the genetics material is transferred to RNA and subsequently protein, which are crucial for the structure and function of living organisms की functioning ऐसे ही होती है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पूरा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है कि बाहर से स्टिमुलस आती है। वो स्टिमुलस हो सकती है किसी ग्रोथ रेगुलेटर की फॉर्म में, वो किसी हीट के फॉर्म में, वो किसी कोल्ड की फॉर्म में, वो किसी थाइलिन की फॉर्म में, वो किसी डेवलपमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फर्ज या शूट से रूट बननी हो, उसको भी हम स्ट्रेस कहेंगे, उसको भी क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, समझ आएगी। और उस स्टिमुलस ने क्या करना है कि डीएनए फैक्टर को एक्टिवेट करना है, वो भी, और फिर उससे जीन्स, एक्चुअली रोल जीन्स का ही है, जीन्स का ही रोल है। फर्ज किया अगर वो बाहर स्टिमुलस हीट आती है, तो अंदर जाके एक हीट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसका हम कहते हैं एचएसएफ। क्या कहते हैं? जिसके एंड के ऊपर एफ आए ना, इट मीन वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? वो डीएनए के साथ बाइंड करता है, और जो प्रमोटर रीजन के अंदर डीएनए होता है उसके एक खास एलिमेंट्स होते हैं, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ जाकर बाइंड करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प मिलती है, जिससे, समझ आ रही है आपको भी? यही प्रोसेस है। सबसे पहले हीट आई, उसने हीट शॉक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट किया, वो जाके कहा गया, न्यूक्लियस के अंदर गया, और वहां जाकर उसने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ बाइंड किया और आरएनए बनाना शुरू कर दिया। ये सारा प्रोसेस ऐसा ही है। फर्ज किया सीड कोट बनना है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको कहते हैं इनो, वो बनता है, वो जाके उन जीन्स को जाके एक्टिवेट कर देता है जिन्होंने सीड कोट बनाना होता है। इसी तरह ही पॉलन है, इनो, इनो आई एन ओ, वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अगर वो आई एन ओ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला जो प्रोटीन है वो बने ही ना, तो सीड कोड नहीं बनेगा। तो सीड कोड, ठीक है। इसी तरह पॉलिनेशन जिसने करवानी है, वो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। जिसने पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट करनी है, वो और है। जिसने सीड के अंदर एम्ब्रियो बनाना है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और है। रूट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और है, रूट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन और है, जाइलम स्पेसिफिक और है, फ्लोएम स्पेसिफिक और है, फ्लावर स्पेसिफिक और है, पेटल सेपल, हर चीज के स्पेसिफिक है। अच्छा, अब जब डिफरेंशिएट की जब बात करते हैं ना, ये सेल अब कैलर के बाद डिफरेंशिएट हो गया। अब डिफरेंशिएट का मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट है जो लीफ वाले, लीफ को लीफ सेल बनाते हैं, लीफ को लीफ सेल को लीफ बनाते हैं, सेल्स को लीफ सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसमें वो एपिजेनेटिक स्टेजेस आ रही होती है। अच्छा, समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये जो चीज होती है ये वाली, क्या, ये वाली, ये जिंदगी में याद रखना काफी बार, ये वाला आप समझो, आपके लिए जिंदगी का अब मकसद यही कि आपने इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें। प्रमोटर, ओपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर। अब ये जो सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? सीआरई का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बाइंडिंग साइट्स भी इसको कहते हैं, इसको सीआरई भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर यहां पर इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, फर्ज किया GATCAT, ये ARF जो ऑक्सीजन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो इसके साथ बाइंड करता है, और यहाँ पर सी की बजाय ए आ जाए, तो क्या होगा? म्यूटेशन आ जाएगी, और वो उसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। वो क्या नहीं कर सकेगा? जब बाइंड नहीं कर सकेगा, तो ऑक्सीजन की वजह से सेल डिवीजन या वो चीजें नहीं होगी। उसका नुकसान क्या होगा कि ऑक्सीजन की वजह से कैलस या वो चीजें नहीं बनेगी, तो वो चीजें नहीं बनेंगी। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब ये वो अच्छा, अब
अच्छा, इसको एक और तरीके से भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, शायद आपको उस दिन मैंने बताया था। स्विच होते हैं, स्विच किसे कहते हैं? ऑन ऑफ। ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको स्विचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मुझे बाहर ठंड लगी, मेरे अंदर कैल्शियम बाइंडिंग आ गया, मैं न्यूक्लियस के अंदर चला गया, मैंने एसी वाला स्विच ऑन कर दिया, मैंने एसी वाला स्विच। अच्छा, अब एसी बनना शुरू, एसी ठंडी हवा शुरू, ये ठंडी हवा आरएनए है, प्रोटीन है। समझ आ गई आपको? हर चीज के एक कोई स्विचेस होते हैं। ये जो स्विचेस है, ये क्या है? स्विच रेगुलेटरी एलिमेंट्स है। इनको ऑन या ऑफ, इनको ऑन कैसे किया जा सकता है और ऑफ कैसे किया जा सकता है, उससे जीन एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस आती है। जब इसको स्विच ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा? जीन एक्सप्रेस होगा। अगर इसको ऑफ कैसे करेंगे हम? वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो इनको ऑफ करते हैं। नहीं, म्यूटेशन नहीं, ये ऐसे ही है कि अभी इस टाइम इस कमरे की जरूरत है। अब ये तो नहीं ना, अब हम यहाँ से बाहर चले जाए, इसको तो तोड़ दें, ये तो नहीं ना होगा। ये कल फिर शाम को, कल कल दोपहर को इस टाइम फिर हमें इसके ऊपर काम, उस टाइम तक ये पंखे, ये लाइटें सारी हम बंद कर देंगे, इसके सारे स्विचेस ऑफ कर देंगे। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा सही, लेकिन अच्छा, अब जीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में स्विच ऑफ कैसे होते हैं? ठीक है, पर किया अगर आपने बोलना है तो आपका मुंह खुला रहे तो आपका स्विच ऑन है। अगर मुंह के ऊपर टेप लगा दी जाए, अच्छा, इट मींस दैट इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर अगर कोई शय आगे अटैच हो जाए, इसको हम मेखे कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको हम नॉर्मली उसे कहते हैं मिथाइलेशन। क्या कहते हैं? CH3 ग्रुप आगे अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कौन अटैच करता है? वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही आगे अटैच करते हैं। उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कहते हैं रिप्रेसर। क्या कहते हैं? तो समझ आ रही? वो क्या होंगे? रिप्रेसर होंगे। तो इन्हीं जगह जाकर, पर ये यहाँ पे आपको देखे लगा दबा दी है, आप बैठ सकते हैं। अगर आपने बैठना होगा तो बजट करेंगे या पहले 49 में कर दे, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, उसकी देखे वो कर देगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। वो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखे लगाते भी है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही देखे निकालते भी है। इसलिए इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन। रेगुलेटर क्या होता है? इसका ये हमारा रेगुलेटर है, ये समटाइम जीन के एक्सप्रेशन हाइट हाई कर देता है, समटाइम कम कर देता है, बिल्कुल बंद भी कर देता है। ठीक है, इट मींस दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह ही जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो ऐसे एक्सप्रेस होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है? कि जब, अब यहां पर आईज है, यहां पर क्यों नहीं है? वो जीन, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो यहां पर एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि उसमें यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको 10 बजे यहाँ लाइव में स्लाइडों की जरूरत है, नाइट ये लाइट सब ऑफ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हम अभी यहाँ इसका ताला लगा देंगे, ताले इसमें बैठे हैं, ताला क्या है? अब वो आएगा, मतलब इसको बोलेगा तो क्या हो जाएगा, काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीन स्ट्रक्चर से क्या होता है? उसके तीन चीजें होती है, प्रमोटर, ऑपरेटिव फ्रेम एंड टर्मिनेटर। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना, आर द स्पेशल प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? दे आर द की प्लेयर, आर द स्पेशल प्रोटीन दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटर। रेगुलेट का मतलब समटाइम जीन के एक्सप्रेशन को हाई कर देना, समटाइम, इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम उसकी एपिजेनेटिक्स को चेंज कर देते हैं। हम उसकी, हम वो एक एनवायरनमेंट देते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जो उसको अनडिफरेंशिएशन में हेल्प करे, फिर रीडिफरेंशिएशन करे। वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट के अंदर हो रहा होता है, वो यही एपिजेनेटिक्स चेंज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? एपिजेनेटिक्स चेंजेस हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर जीन इज टर्न्ड ऑन और ऑफ।
समझ आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू अ सिस रेगुलेटरी एलिमेंट, यही बताया था कि ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ बाइंड करते हैं इन द प्रमोटर रीजन, देयर बाय एक्टिवेटिंग और रिप्रेस भी कर सकते हैं द ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ द टारगेट जीन। ठीक है, आपने देखा होगा कि हिस्टोन्स होती है, हिस्टोन क्या होती है जो डीएनए के इर्द गिर्द, सम टाइम ये प्रमोटर रीजन के साथ मिथाइलेशन हो जाती है, सम टाइम इर्द गिर्द जो प्रोटीन होती है ना वो उसको भी मिथाइलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब तक हिस्टोन रिमूव नहीं ना होगी डीएनए से तब तक आरएनए पॉलीमरेज हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो जाए, इसको भी, ये भी एपिजेनेटिक्स है, ये भी क्या है, सम टाइम वो जीन एक्सप्रेस हो, सम टाइम वो जीन एक्सप्रेस ना हो। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना, मैंने कहा था कि ये बाइंड करता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए नियर अ जीन कॉल्ड प्रमोटर, और प्रमोटर के अंदर होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अच्छा, एक्टिवेटिंग और रिप्रेसिंग जीन, once bound they can either promote the transcription of the gene or inhibit it। अच्छा, हम जो जीनोम वाइड एनालिसिस करते हैं ना, हम एक तो ना ये टिश्यू कल्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, इसके अलावा हम जो काम करते हैं जीनोम वाइड एनालिसिस वाला, उसके अंदर हम जीन्स का ना ये मालूम करते हैं कि उनको कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करेगा। हम एक जीन फैमिली ले लेते हैं, उसके फिर फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स और डेटाबेसेस है जिसको यूज करते हुए, अगर हमारे पास एक डेटाबेस हो, हमने अपना एक जीन लिया, तो हमारे पास प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस है, हमें कैसा पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे बच्चे? हमारे पास एक सीक्वेंस है, हाँ उसके सीक्वेंस के मुताबिक होंगे। लोगों ने क्या किया हुआ है कि दुनिया की तमाम जीन, ये जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट ये मैंने बताए थे, उनको ना, उनके सीक्वेंस को ना एक वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, दुनिया के तमाम सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट का एक डेटाबेस बना लिया। वो कहां से पता चला? उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटल करके देखा कि ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उसके अंदर ये वाला एलिमेंट है प्रेजेंट था, तो इनमें ये ड्राउट वाला एलिमेंट होगा। ये दूसरे को हमने हीट दिया, हीट के दौरान ये जो जीन एक्सप्रेस हो रहे थे, तो उसका जब हमने प्रोटो रीजन का एनालिसिस किया तो पता चला उनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट हीट वाले होंगे, ये ऑक्सीजन वाले होंगे, ये आइसोलेटेड वाले होंगे। उनका एक डेटाबेस, जिस तरह हमारा नादरा का डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस क्या होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके पहुंची होती है। अब हम क्या करते हैं कि हम जीनोमाइड के अंदर जीन्स लेते हैं, उसका प्रमोटर रीजन अलग करते हैं, उस प्रमोटर रीजन को वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हैं, तो हमें वेबसाइट हमें ये बता देती है कि इस प्रमोटर रीजन के अंदर कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होंगी, जैसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होंगे। उससे हमें ये प्रिडिक्शन हो सकती है ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, कि ये हीट के दौरान एक्सप्रेस होगा, ये कोल्ड के दौरान एक्सप्रेस होगा, ये आइस के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये नोज के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये जाइलम के अंदर एक्सप्रेस होगा, फ्लोएम के अंदर एक्सप्रेस होगा। तो हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस है, वो डीएनए की सीक्वेंस हम कहाँ से लेते हैं, वो भी ऑनलाइन डाटाबेसेस से हम लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक जीन फैमिली को पूरा काम करते हैं। अच्छा, अब आगे आ गया, binding to DNA, activate or repress gene, response to signals. Transcription factor can be activated or modify signals. कोई चाहिए मेरे पास, ठीक है? फॉर एग्जांपल हार्मोन माइट ट्रिगर, ये हार्मोन क्या है? ऑक्सिन हार्मोन, समझ गया? माइट ट्रिगर अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू बाइंड टू द डीएनए, therefore allowing a specific gene to be। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जब वो जीन मैसेंजर आरएनए बनाता है, वो उसका एक्सप्रेशन होगा। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, वो उसका सेकंड लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होगा। प्रोटीन से कोई फिनोटाइप आएगी, वो लास्ट उसका, ठीक है, फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एपिजेनेटिक्स। इसके इर्द गिर्द जो वो जेनेटिक्स है, उसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होती है, उसको ये आपको हेल्प आउट करते हैं। यहां पर समझ आ गई आपको? व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स?
एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? ये एक मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तो ये वो इसके अंदर कुछ वीडियोस भी साथ में ऐड की हुई है सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, डिफरेंट तरीके से आपको समझ आ जाए व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। इट मींस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एपिजेनेटिक्स। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ऑफ्टन मॉड्यूलेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपॉन रिसीविंग अ सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट एनेबल देम टू इंटरेक्ट विद द डीएनए। प्रोटीन उसके साथ वो एक कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है जिसके वजह से वो एक उसके अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है जो कि सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ जाकर बाइंड करती है। ठीक है, जब बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो डीएनए क्रिएट्स अ कैस्केड्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं दैट कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर जीन एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ जाती है। ठीक है, the recruitment of these factors to the promoter region of the target is serves as a pivotal role step, regulatory step that can either promote or inhibit transcription in order to, ये वही कहानी जो उनको कहेंगे वो भी कर ले, बाकी मैं फिर आके कर। ओके, अच्छा, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ रेट्स वाइड वैल्यू। अब हमें ये मालूम करना है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे वो करते हैं, काम कैसे करते हैं, और टिश्यू कल्चर के अंदर अब हमें हमें पता चल जाए कि कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर एक्टिवेट होंगे तो कैलस बनेगा, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिव होगा तो शूट रीजनरेशन होगी, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा तो रूट रीजनरेशन होगी। तो इसके बारे में अगर हमें पहले से नॉलेज है, हमें पहले से नॉलेज है, तो हमारे लिए प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टडी करना बड़ा इजी हो जाएगा। हम 8-10 ट्रीटमेंट लगाएंगे, उसके इनिशियल स्टेजेस पे देख लेंगे कि कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ है या उससे कौन कौन सा मैसेंजर आरएनए एक्टिवेट हुआ है। हमारे पास आजकल बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है, हम आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसको उस रियल टाइम पीसीआर लगाते हैं, तो हमें 4-5 घंटे में पता चल जाता है कि उस कैलस के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंस है और एक्सप्रेस हो रहे हैं, और जिन जिन के अंदर वो जो जीन जो हम चाहते हैं वो एक्सप्रेस हुए हुए हैं, इट मीन वो ट्रीटमेंट बेस्ट है, इट मीन वो ट्रीटमेंट बेस्ट है, और उससे डेफिनेटली आगे एम्ब्रियो। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो डेवलपमेंटल जीन्स कौन कौन से होते हैं, कौन से जीन्स हैं जो एम्ब्रियो के दौरान एक्सप्रेस होते हैं। समझ आ रही है आपको? अब हमें पता होना चाहिए कि फर्ज किया हमने एक ऐसी लैब बनानी है जिसके अंदर हमने पैथोजन डिटेक्ट करने हैं, तो हमें पता है जहाँ जहाँ पर हमने पैथोजन डिटेक्शन वाली लैब बनानी है वहां पर हमारे पास एक एलिजा होना चाहिए, पीसीआर मशीन होनी चाहिए, हमारे पास एक मीडिया, हम कल्चर में पैथोजन को कल्चर करने के लिए मीडिया बनाना होना चाहिए। ये हमें पहले से ही पता है।
अब एक बंदा यहाँ पर आएगा ना, तो वो बगैर उसको पता है, उसको नॉलेज है कौन सा लैब जो है वो पैथोजन डिटेक्टर वाली है, तो उसको इजीली पता 10 लैब जो उनमें से एक लैब है जो पैथोजन डिटेक्टर वाली है, तो उसको पता चल जाएगा। ऐसा ही है, नहीं लगी समझ? तो अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, तो हम एक अननोन प्लांट है उसके अंदर हमने ये मालूम करना है उसका स्टेब्लिश कैसे करना है टिश्यू कल्चर, उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एम्ब्रियो रिलेटेड जीन्स अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इट मींस दैट दिस इज द बेस्ट मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू दिस क्रॉप फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरा आप एक लेक्चर आपको देना पड़ेगा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी जीन्स हैं, अच्छा वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो का पार्ट क्या होते हैं, एम्ब्रियो के डिफरेंट एम्ब्रियो भी तो हर चीज का अच्छा आपने किसी नॉलेज को स्टडी करना होता है ना, आप उसकी क्लासीफाई कर लिया करें, उसको क्या कर लिया करें, क्लासीफाई, क्लासीफाई करने से हमें अननोन चीजों का पता चल जाता है जो जिसको पहले से क्लासीफाई नहीं हुई होती। अब हमें एम्ब्रियो का पहले तो पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस कमरे की है हमने स्ट्रक्चर बनानी है, तो हमें क्या चाहिए होगा, अगर ये वाला, इसके लिए हमें और तरह का मटेरियल चाहिए, इसके लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पर शीट्स और तरह की चाहिए, लाइटिंग के लिए हमें वायर्स चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है ना? इसी तरह ही आपने ये पूरा अगर एक एम्ब्रियो है फर्ज के, ये सारे का सारा इस एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसी तरह ही हमारे एम्ब्रियो के ओरिजिनल पार्ट कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए कि कैसे उसके अंदर एब्सिसिक एसिड कहाँ स्टोर होता है जब वो डोरमेंसी में जाता है, ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी जो कंडीशंस हैं वो आपको वो कैसे पता चलेगा, उनकी रेगुलेशन भी थ्रू सेंट्रल डॉग्मा मोलेकुलर बायोलॉजी होती है, एपिजेनेटिक्स चेंजेस के थ्रू ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मेरी मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? तो आपको मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ सीड डेवलपमेंट, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इसके ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा कि हाउ सीड डेवलप एंड व्हाट आर द chemicals that are responsible and what are the structures that are made in the seed embryo through, और कौन कौन सी जीन्स है जो इसको रेगुलेट करते हैं, फिर हम पता चल जाएगा कि अच्छा फिर हमें उसकी शेप्स कैसी होती हैं, कैलस की टाइप्स, बड़ा कुछ अभी हमने इंशाल्लाह हम लोगों को पढ़ाना है। लेकिन आपने इतनी डेप्थ से जब आप ये पढ़ोगे ना चीजें, तो तब एक इनोवेशन आएगी। क्या आएगी? इनोवेशन या नई वैरायटी डेवलप तब होगी व्हेन यू हैव दैट नॉलेज, जो इतनी डेप्थ का नॉलेज है, तब आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल्स है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वो चंद बच्चे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और यहाँ इस क्लास को पढ़ने आए हुए हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है, समझ आ रही है? अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बाय व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑपरेट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट टू द सेलुलर प्रोसेसेस। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हो गया, ये चीजें जब आप इसको एक बार पढ़ोगे ना, तो टर्मिनेटर क्या करता है, मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। This signals RNA polymerase to disengage from the DNA template and culminating the synthesis of mature mRNA transcript. This terminator is instrumental in ensuring that the transcription does not proceed indefinitely. Terminator के से पहले जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बंद हो जाती है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इस पूरे आर्टिकल को आपको ना समझ आ जाएगी कि ये कैसे mRNA सिंथेसिस होती है, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, तो पता ही होगा। फिर एपिजेनेटिक्स, रेगुलेशन बियॉन्ड डीएनए सीक्वेंसेस। एपिजेनेटिक्स का फंडामेंटल कांसेप्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द एनवायरमेंटल एंड जीन एक्सप्रेशन। It is called the study of heritable changes in the gene activity that do not involve altering। इसके अंदर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज नहीं आती, डीएनए के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आती है। जो एपिजेनेटिक्स क्या होती है, दो जुड़वा बच्चे हैं, एक को इंग्लैंड भेज दिया जाए, एक को अफ्रीका भेज दिया जाए, क्या दोनों का सेम तरह का कलर होगा? एनवायरमेंट की वजह से वहां पर कोल्ड एनवायरमेंट होता है, वहां पर हॉट एनवायरमेंट होता है, हॉट एनवायरमेंट से और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे, कोल्ड एनवायरमेंट से और तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे।
एक बच्चा है वो टाटो वाले स्कूल में पढ़ता है, एक जो एचएसएल में पढ़ता है, डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर। इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। आपने उसकी एपिजेनेटिक्स चेंज कर दी, इन्वायरमेंट चेंज कर दी। हालांकि जीन सेम थे, लेकिन जीन का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज कर दिया। और अच्छा, आजकल दुनिया में जो सोशल सोशियोलॉजी के लोग हैं या एजुकेशन एंड रिसर्च के लोग हैं, और वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को कैसी इन्वायरमेंट दी जाए वो मोर इंटेलिजेंट बने, उनकी कॉग्निटिव बेहतर हो जाए। वो कैसे होगी? एपिजेनेटिक्स के थ्रू। वो एक्चुअली वो एनवायरनमेंट देते हैं, उस एनवायरनमेंट से एक्चुअली उनको ही पता है। एक्सपोजर कहते हैं जीन नेटवर्क को, कहते हैं हम एक ऐसा जीन नेटवर्क आइडेंटिफाई करें जो एक्सप्रेस हो रहा हो। वो जी जीन मतलब 10-15 जीन जब वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जब वो 10-15-20 जीन एक्सप्रेस हो, तो कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव से कहते हैं मेमोराइज करना, लर्न करना। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है सोशियोलॉजी में। हालांकि वो सोशियोलॉजी में तो सोशल साइंसेस है, बिहेवियरल साइंसेस है। ठीक है, और इस सारे रिसर्च के अंदर आपको ये वाला एलिमेंट्स है ना, ये जो मैंने आर्टिकल आपको कहा है, अगर आप इनको आर्गन ऑर्बिटोलॉजी के स्टूडेंट है, इंसेक्टिसाइड आती है, इंसेक्ट को कैसे उसको परसीव करता है, उस बाहर से स्टिमुलस आया, इंसेक्ट उसको कैसे क्या वो इंसेक्टिसाइड कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जाकर या कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिनको जाकर डिग्रेड करेगी। अब ये देखना, अब अब ये है वीडीसाइड क्या होती है? बीड्स रिमूव करती है। अच्छा, अब वीडीसाइड क्या करती है? अच्छा, अब इंसेक्टिसाइड है ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट के एक अमीनो एसिड है मिथ्योनीन, इसमें एक एंजाइम है, और क्या ए से मिथ्योनीन बनता है, ऐसे एक एंजाइम है। अगर ये एस बने ही ना, तो क्या होगा? जब मिथ्योनीन बनेगा तो तमाम प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड मिथ्योनीन होता है। दुनिया की तमाम प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड क्या होता है? अगर मिथ्योनीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, वो पौधा मर जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? ठीक है, एसिटाइल ओ ए, आपने पढ़ा होगा एसिटाइल ओ ए, ये एक एंजाइम है। जो पेस्टिसाइड्स होती है ना, इंसेक्टिसाइड, वो इसको टारगेट करती है। ये एक एंजाइम है, ये एक जीन है जिसको टारगेट करती है। जब ये नहीं बनेगा तो पूरे का पूरा एक वो एनर्जी का साइकिल जो इंसेक्ट के अंदर है वो नहीं बनेगा और इंसेक्ट किल हो जाएगा। उसके अंदर भी ये जो एंजाइम्स हैं, ये सारी कहानी इस एपिजेनेटिक्स और इनकी सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इर्द गिर्द, अगर आपको इस को अच्छे तरीके से आ जाएगी। क्यों नहीं पाकिस्तान से के अंदर इंसेक्टिसाइड, न्यू इंसेक्टिसाइड डेवलप नहीं हो रही? हम इस तरीके से पढ़ते ही नहीं है। समझ आ रही है? कौन वीडीसाइड नहीं बन रही? हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ चाइना से इंसेक्टिसाइड मंगाती हैं और यहाँ पर डाइल्यूट करती है। क्या करती है? ये एंटीबायोटिक्स हैं सारी की सारी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उनकी टैबलेट्स, बाहर से वो एक्टिव मटीरियल ले आते हैं और वहां यहाँ सिर्फ क्या करते हैं, बस वो उसकी पैकिंग शैकिंग ही करते हैं, या उसको टैबलेट की फॉर्म में उसको जरा बना बनू के और वो चीजें। वजह क्या है कि हम अगर यही चीजें सारी ज़ारा अगर चाइना में ये प्रोड्यूस हो रही है, चाइना के लोकल प्लांट्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाइना की वहां अगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, इट मीन वही सेम प्लांट, वही इन्वायरमेंट सारी पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर भी प्लांट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, हम उनमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से, हमें पता नहीं है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन उसको स्टडी आपने इतनी इन डेप्थ करना है कि आपको वो अंदर की सारी जो मशीनरी वो कैसे वर्क करती है, उसको इस लेवल के ऊपर जब आप स्टडी कर लेंगे, यू कैन इजीली। मैं जापान गया तो वहां पर तो वो तो उन्होंने तो बहुत आगे, वो प्रोटीन है, प्रोटीन का भी कौन सा अमीनो एसिड और अमीनो एसिड का भी कौन सा कार्बन एटम को चेंज करना है, तो इतनी लेवल के ऊपर वो उनको पता होता था कि हम ये जो ड्रग है या एपिजेनेटिक चेंजेस हो रही है, ये इस लेवल के ऊपर जाकर चेंज हो रहा है। आई वॉज रियली अमेज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। और फिर
आप इस और जापान में मैंने अक्सर इंस्टीट्यूट देखे हैं। मैंने कभी भी इस तरह का इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने रीका गया था उधर, रीका इंस्टीट्यूट है उधर, उनके अंदर डिपार्टमेंट का नाम क्या था, लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। व्हाट डज इट मीन? जो लाइफ है ना, ये सेंट्रल डॉगमा, ये सारी चीजें स्टडी करने वाली टेक्नोलॉजी, इनोवेशन देखो ना, वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। आई वाज इस तरह की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। वही टेक्नोलॉजी हम पीसीआर मशीन्स हैं, ये जो एलाइजा है, रीडर्स है, ये सारे के सारे ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन दैट। ठीक है, अब ये हो गया व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। अच्छा, अब है कि ये जो पेजेस, these epigenetic modifications usually affect the organism phenotype and are influenced by various external factors, including environmental stimuli, lifestyle choice। आप एक लाइफस्टाइल क्या है? आप एक टीएचए के माहौल में रहते हैं, या आप एक नारकली, जहाँ आप गजू माता में रहते हैं, या आप लोग आहो। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, या आप बीकानेर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, दोनों के फायदे क्या है, दोनों के नुकसान क्या है, बताएं। अगर एक बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बंदा लम्स में पढ़ता है, इनके बताएं फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या है, पैसे कम लगते हैं, और अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर और तरह की पॉजिटिव चीजें बताएं क्या होगा, हैं? सियासत में जाते हैं, और स्कॉलरशिप मिल जाता है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन को, और वैल्यूज ज्यादा होती है इनके अंदर। ठीक है, वहां पर वो इस्लाम से दूर होते हैं, हम इस्लाम के पास हो जाते हैं, ऐसे ही है। नाम के साथ में बात ये लग जाती है, तेरा हर चीज के पॉजिटिव भी है, हर चीज की नेगेटिविटी भी है। तो अच्छा, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़े। फर्ज किया हमारे पास, मैंने अक्सर कहता हूँ कि क्वेश्चन रेज किया करें। एक प्रॉब्लम है ना, फर्ज किया हम कहते हैं कि लाहौर शहर के अंदर स्मोक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? फर्ज किया गाड़ियां, हर कोई बंदा सेल्फ, जो वजह, मैं अपनी कार पे आता हूँ, आप अपने मोटरसाइकिल पे आते हैं, आप अपने कुछ ना किसी सेल्फ भी है। अब मैं जौहर टाउन से जहां आना है, मैं, अगर गवर्नमेंट कहे कि यार गाड़ियां बंद कर दो, तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन देना चाहिए। अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? मेरी टीचर नहीं, पर क्या ट्रेनें चला दें। अगर मेरी ट्रेन एक उधर से, मेरे घर के बाहर से मैं थोड़ा सा वॉक भी करना पड़ा, बल्कि 500 मीटर वॉक भी करना पड़ा, लेकिन वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, और वो रेलवे स्टेशन जहाँ आईबीए के पास आके यहाँ पर आता है, और मैं डेफिनेटली, ठीक है, अब ये चीजें, अच्छा फिर हर बंदे को फिर इसके ऊपर करना चाहिए कि, अच्छा अब दूसरा, अब दूसरी क्या वजह हो पर के ये भी हो गया, रेलवे स्टेशन भी है, दूसरी हमारी हाँ होगी, तो यार लोग क्या कहेंगे, मैं आ रहा हूँ, लोग मुझे गरीब समझेंगे, तू आ रही है, तू दूसरा है। इसलिए मैं ना थोड़ी देर वॉक करके आना शुरू, तू आ रही है, दूसरा गाड़ी बैठी होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट ना। तो इस, अपने आप को इस सोशल इनजस्टिस से भी निकलना पड़ेगा, इस कौम को निकालना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया कि ट्रेनें, हाँ, अब ट्रेन जो बनानी है, वो करप्शन फ्री भी तो बनानी है। ये नहीं है कि वो ट्रेन तो बना ली है, लेकिन उसके अंदर इधर तक कमीशन ही, किसी ने कहा ना, शहबाज शरीफ नु, एक शेरशाह सूरी था, उसने ना जीटी रोड बनाया था। अ, अ, उसने ना बंगाल से लेकर पता नहीं काबुल तक, आपको पता ना शेरशाह सूरी के बारे में। तो तो नवाज शरीफ ने उससे पूछा कि उन्हें तो बड़ा कमीशन खाता होना। ये कमीशन भी नहीं खाना हमने हमने अगर इस मुल्क को
कि मसाइल क्या हैं, क्वेश्चन रेस करें, क्वेश्चन रेस करें, लोगों की इंटरव्यू लें, यार किस वजह से ये मसाइल हैं, उनके ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालें, जिससे हमारी ग्रोथ भी हो, इकोनॉमी बेहतर हो, करप्शन भी ना हो, हर बंदे को उसका हक मिले, स्टूडेंट पढ़ने आए ना के लेक्चर को मजबूरी समझे, टीचर पढ़ाने आए ना के कहे यार बस मैंने पढ़ाना है बस चले जाना है। ये ना हो, टीचर का ये हो कि मैंने ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि बच्चों को सिखाना भी है। ठीक है, तब मैं हलाल रोजी कमाऊंगा, तब मैं अजय आप देखें ना जापान में लोग बच्चे ना, वो साजिद साहब कह रहे थे कि जर्मनी में बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, वो नहीं दो नंबरी करते, मैं वो कैसे नहीं करते, हमारे तो ऐसे कर लेते हैं, इनकी उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी होती है। इन्वायरमेंट वो एपिजेनेटिक्स, वो ऐसे उनके अंदर वो सिस्टम बने हुए हैं कि बच्चे छोटे होते ही बच्चों को एथिक्स वैल्यूज सिखाई जाती है, और वो सारी हमारे बच्चों में नहीं सिखाई जाती। हमारे बच्चों में तो 5वीं के एग्जाम में यह सिखाया जाता है तूने नकल मार के पास होना है, और तू बोर्ड के अंदर अच्छे एग्जाम नंबर लेगा तो हमारे स्कूल का नंबर नाम होगा। अपने नंबर बनाने के लिए उस बच्चे का मुस्तकबिल टीचर ने जाया कर दिया, अपने बनाने के लिए उस पूरे, जब वो 5वीं क्लास में रट्टा लगा के नकल लगा के पास होता है और बोर्ड में पहली पोजीशन लेता है, तो वो पूरी जिंदगी कहता है कि मैंने अब करप्शन करनी है, मैंने दो नंबरी करनी है, एंड दिस इज द ओनली वे आप। समझ आ रही है? ये कौन है? चलो ये फिर आज का ना ये लेक्चर फिर हम खत्म करते हैं, ये सारी कहानी मैं ये आपको भेज देता हूँ, ये वो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस है मोटर रीजन का। तो चलिए जी इसके बारे में फिर मैं ये